गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एक टॉपिक को शुरू किया था, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को, और हम डिटेल में तो नहीं पढ़ा है हमने अभी तक, लेकिन मैंने आपको पिछली वीडियो में जो वीडियो थी मेरी पिछली, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखें। उस वीडियो में मैंने आपको इकट्ठा करके सारे के सारे टाइप बता दिए थे। टोटल 11 टाइप थे, 11 टाइप थे टोटल, और मैंने आपको सारे के सारे बता दिए थे, लेकिन मैंने एक्सप्लेन नहीं किए थे। और अब की वीडियो में मैं एक एक करके टाइप को एक्सप्लेन करना शुरू कर दूंगा। स्टूडेंट्स, हमने बात की थी टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, और उसी के अंदर हमने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्समेंट। देयर आर नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्समेंट। और हमने जो पहला टाइप कॉन्ट्रैक्ट का पढ़ा था वो था वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। देयर आर नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्समेंट एंड द फर्स्ट टाइप इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। द फर्स्ट टाइप इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो मान्यता प्राप्त है, जिसे मान्यता प्राप्त है, जिसे एनफोर्स कराया जा सकता है। अगर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की बात की जाए तो जो कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2H में डिफाइन किया गया है, मैंने सेक्शन 2H को बड़े अच्छे से समझाया था अपनी एक वीडियो में। आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज़ एग्रीमेंट की वाली वीडियो में जाइए, आपको चल जाएगा पता। मैंने डिटेल में सेक्शन 2H समझाया था। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सिंपल सा कि जो कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2H में दिया गया है, 2H में डिफाइन किया गया है, वही वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। अर्थात सेक्शन 2H क्या बोलता है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। अर्थात वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H according to section 2H, valid contract means an agreement which is enforceable by law. Valid contract means an agreement enforceable by law. यही वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। अब इसका क्या मतलब है, इसको मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मैंने बहुत लंबी वीडियो बनाई थी, पूरा एक्सप्लेन किया था। आप प्ले लिस्ट में जाइए मेरी और वहाँ जाके वीडियो देख लीजिए, नहीं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से भी देख सकते हो व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट में जाकर। इसके अलावा ये तो हो गया सेक्शन 2H। हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 10 है, एक सेक्शन 10 है जो कि इसेंशियल कंडीशन फॉर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है। वो साफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन नहीं करता, पर वो बात करता है कि देयर आर सम इसेंशियल कंडीशन फॉर मेकिंग एनी कॉन्ट्रैक्ट एज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और अगर उन कंडीशन को फॉलो करके कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, और अगर उन कंडीशन को फॉलो करके कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया गया है तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा, और वो एनफोर्सेबल बाय लॉ तो कभी फिर हो ही नहीं सकता। एक एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ तभी होगा जब वो सेक्शन 10 की कंडीशन को फॉलो करके बनाया गया है। अगर नहीं बनाया गया है तो वो एनफोर्सेबल बाय लॉ भी नहीं हो सकता। और सेक्शन 10 क्या बोलता है, मैं आपको ब्रीफली सा बता देता हूँ। सेक्शन 10 बोलता है कि अगर कोई भी व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है, एग्रीमेंट करना चाहता है, तो उस व्यक्ति की कंसेंट फ्री होनी चाहिए, वो व्यक्ति मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, उस व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति की कंसेंट जो है वो फ्रॉड से नहीं ली हो, मिसरिप्रेजेंटेशन से नहीं ली हो। सेक्शन 10 को हम डिटेल में पढ़ेंगे, अलग वीडियो में पढ़ेंगे, इतना आप समझ जाओ। तो आप इसी में एक और बात लिख सकते हो कि सेक्शन 10
ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 प्रोवाइड्स सम essential condition for valid contract. Section 10 of Indian Contract Act 1872 provides some essential condition for valid contract. Provides some essential, यहाँ लिख देता हूँ मैं, essential conditions for valid contract. वो essential condition यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, बाद में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, तब आप यहाँ चाहे लिख भी सकते हो क्या क्या essential condition है। अब मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैंने आपको बता दिया। वैसे essential condition वही हैं कि पार्टीज मेजर होनी चाहिए, साउंड माइंड की होनी चाहिए, कंसेंट फ्री होनी चाहिए, ऐसी ऐसी essential condition है जिनको फॉलो करना जरूरी होता है। अब जो दूसरा टाइप है कॉन्ट्रैक्ट का, उसे भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, वो है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। हाँ जी, तो हमने एक टाइप तो डिस्कस कर लिया, दैट इज़ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द अदर टाइप, दैट इज़ वाइड कॉन्ट्रैक्ट। दैट इज़ वाइड कॉन्ट्रैक्ट, ये दूसरा टाइप है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्समेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, और हमने एक डिस्कस कर लिया है, दूसरा है वाइड कॉन्ट्रैक्ट। दैट इज टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्समेंट। द सेकंड वन इज वाइड कॉन्ट्रैक्ट। पहले वाइड कॉन्ट्रैक्ट आप थोड़ा सा समझ लो कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसका सेक्शन 2 सब सेक्शन जे वाइड कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करता है। सेक्शन 2 सब सेक्शन जे कैसे करता है मैं आपको लिखवा देता हूँ। सेक्शन 2 सेक्शन जे कैसे डिफाइन करता है वाइड कॉन्ट्रैक्ट को। तो सेक्शन 2 सब सेक्शन जे कैसे डिफाइन करता है मैं लिखता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझाऊंगा मैं, आप वेल एक्ट से देख सकते हो। सेक्शन 2 सब सेक्शन जे ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 defines the term void contract. Defines the term void contract. Section 2J defines the term void contract as a contract which ceases to be enforceable, which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable. Becomes void when it ceases to be enforceable. Ceases to be enforceable. ये बोलता है सेक्शन 2J ऐसे डिफाइन करता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को कि एक कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सिएबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सिएबल। स्टूडेंट्स, इसे देखकर एक बात तो समझ आ रही होगी आपको कि टर्म वॉइड कॉन्ट्रैक्ट लिखी हुई है, अर्थात कि कॉन्ट्रैक्ट तो बना ही था, एग्रीमेंट के स्टेप के बाद कॉन्ट्रैक्ट बन गया था, और यहाँ के लिखा हुआ है एक कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सिएबल। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि एनफोर्सिएबल नहीं हो सकता, एनफोर्सिएबल होने से वो
इम्पॉसिबल हो गया कि इसको एनफोर्सेबल नहीं किया जा सकता बाय लॉ के द्वारा। वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन जाएगा जब से उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्सेबल ना किया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट बना था तो ये वैलिड था, तब ये एनफोर्स भी करवाया जा सकता था, लॉ की नज़र में मान्यता भी थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, कुछ ऐसी कंडीशन आ गई, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ गई कि ये कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो गया एनफोर्स करवाना। इट बिकम्स इम्पॉसिबल टू एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज ऑफ एनी कंडीशन। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आपको एग्जाम्पल ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा इसका। अब मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूँ तो एग्जाम्पल आप सुनना, आपको समझ आ जाएगा। कोई ए है, इसकी शादी है 10 नवंबर को, ए की मैरिज है, कब है? 10 नवंबर को, मैरिज ऑन 10 नवंबर। ए क्या करता है, ए किसी बी के पास जाता है जो कि होटल का मालिक है। ही इज़ ओनर ऑफ एनी होटल, ये ओनर है किसी होटल का, ये मालिक है, ओनर ऑफ होटल। ए जो है उसकी मैरिज है 10 नवंबर को और वो बी के पास जाता है 2 नवंबर को। बी के पास जाता है, कब जाता है? 2 नवंबर को। और बी क्या है? वो ओनर है होटल का। ए बी को कहता है कि सर मेरी मैरिज है 10 नवंबर को, तो मुझे आपका होटल बुक करना है, मैं आपका होटल बुक करना चाहता हूँ। बी कहता है कोई दिक्कत नहीं, होटल बुक हो जाएगा, फ्री पड़ा है, आप 10 नवंबर की बुकिंग करवा सकते हो, लेकिन मैं 10 लाख रुपए लूँगा होटल के को बुक करने के, मैं 10 लाख रुपए लूँगा। और ए कहता है कोई दिक्कत नहीं, मैं 10 लाख रुपए दे दूँगा। इसने क्या किया? इसने बोला मैं 10 लाख रुपए लूँगा होटल को बुक करने के, इसने बोला मैं दे दूँगा। दोनों के बीच एक ऑफर हुआ, एक्सेप्टेंस हुई, एक एग्रीमेंट बन गया। और इसने तो एडवांस में 4 लाख दे भी दिए, अब बचे 6 लाख। 2 से अब क्या हुआ, जब ये एग्रीमेंट हुआ, देखो ये एग्रीमेंट वैलिड है या नहीं है? ये एग्रीमेंट साफ साफ वैलिड है, ये एनफोर्सेबल बाय लॉ भी है, इसको लॉ एनफोर्स करवा सकता है। अगर कल को बी अपना होटल देने से मना कर देता है 10 तारीख को, तो ये व्यक्ति कोर्ट में जाके कंपनसेशन क्लेम कर सकता है, या फिर अपना उससे जो इससे है इससे कम पैसा भी ले सकता है और कोर्ट इसके एग्रीमेंट को एनफोर्स करवा सकता है। और अगर इसने पैसे देने से मना कर दिया, इसने टोटल 4 लाख रुपए दिए हैं और 6 लाख नहीं दिए 10 तारीख को, तो ये भी केस कर सकता है और कंपनसेशन ले सकता है। जो उसको लॉस हुआ वो कोर्ट में जाके भरपाई करा सकता है। हुआ क्या, 2, 3, 4 तारीख हो गई, 5 तारीख हो गई, यह कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था। और हुआ क्या बाद में कि 8 तारीख को इसके होटल में आग लग गई, पूरा होटल जल गया। 8 तारीख को होटल जल गया। जब 10 तारीख आई तो इसे भी चला पता होटल जल गया है, या 9 तारीख को ही पता चल गया। अब क्या किया जाए? अब क्या कुछ हो सकता है? जब कॉन्ट्रैक्ट बना था तब वैलिड था, जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किए गए थे वो वैलिड था, एनफोर्सिएबल भी था, बट लेटर ऑन इट बिकम्स अनएनफोर्सिएबल, इट बिकम इम्पॉसिबल टू एनफोर्स दैट कॉन्ट्रैक्ट विच वॉज मेड ऑन 2 नवंबर। जो 2 नवंबर को कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया था उसको अब एनफोर्स करना इम्पॉसिबल हो गया। ये चाहकर भी अपना होटल नहीं दे सकता और ये चाहकर भी इसका होटल नहीं ले सकता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो था वो वॉइड हो गया। जब बना था वैलिड था, लेकिन लेटर ऑन क्या हुआ, ऐसी कंडीशन हो गई, ऐसी परिस्थितियाँ हो गई कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। और ना तो ये कुछ कर सकता है ना ये कुछ कर सकता है, किसी के हाथ में कुछ नहीं है, और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। मैं अब आपको डेफिनेशन से लिंक करके एक बार बता देता हूँ। हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, ठीक है, हमने डेफिनेशन पढ़ी थी और मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि ए कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सिएबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सिएबल। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि सीज हो जाए, एनफोर्स करवा। सीज का मतलब होता है कि
ख़त्म हो जाए, नहीं हो सकता वो एनफोर्सेबल, अब वो एनफोर्स नहीं हो सकता। उस डेफिनेशन को देखो और इस एग्जाम्पल को देखो कि जब एक कॉन्ट्रैक्ट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल हो जाए तो वो कॉन्ट्रैक्ट कभी भी एनफोर्स नहीं करवाया जा सकता, वो वॉइड हो जाता है। वॉइड मतलब शून्य, जीरो। लॉ की नज़र में उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, लॉ उसको मानता ही नहीं है, लॉ उसको जीरो मानता है और कुछ नहीं मानता। इसको बोलते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। जो बाद में जब बना था तो वैलिड था, लेकिन बाद में कुछ ऐसी कंडीशनें हुई, ऐसी सर्कमस्टांसेस आ गई, परिस्थितियाँ आ गई कि कॉन्ट्रैक्ट अब फोर्स में लाया ही नहीं जा सकता, कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड माना जाएगा, जीरो माना जाएगा। और मैं आपको बता दूं मेरे दोस्तों, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक पर्टिकुलर सेक्शन भी डील करता है, सेक्शन 56। क्या बोला मैंने? जो सेक्शन 56 है, यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, सेक्शन 56 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट से ही डील करता है। ये डॉक्ट्राइन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी की बात करता है। जब हम सेक्शन 56 डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाके तो आपको बड़ा अच्छे से समझ आएगा। सेक्शन 56 नॉर्मल सा बता देता हूँ, ये बात करता है कि जब दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती हैं और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बनाती हैं कि जो एनफोर्सेबल बाई लॉ भी है, उसे लॉ भी मानता है, लेकिन बाद में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हो जाती हैं, ऐसी सर्कमस्टांसेस हो जाती हैं कि चाहकर भी कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं किया जा सकता, इम्पॉसिबल हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करना, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोला जाता है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। इसमें आप एक लाइन और लिख सकते हो, अगर आप चाहो तो आप लिख सकते हो कि इन केस ऑफ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट was valid when it was made, but subsequently it becomes void. In case of void contract, it was valid when it was made, but subsequently बाद में it becomes void due to certain circumstances. इसमें आप ये भी लिख सकते हो कि void contract means a contract which was valid when it was made, but subsequently because of some reason, because of some circumstances, it becomes impossible to perform that contract, it becomes void. और आप साथ में ये लिख लो कि सेक्शन 56 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आल्सो डील्स विद द वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। इट मेनली प्रोवाइड्स द प्रोविजन related to the impossibility and it also deal with the void contract। तो हमने दो कॉन्ट्रैक्ट कर लिए, अब तीसरा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की एक बार बात कर लेते हैं हम जल्दी जल्दी, आराम से हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की भी बात कर लेते हैं। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट अब क्या है? आप वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन एक बार लिख लो, मैं यहाँ से बोलता हूँ, आप लिख लो। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, आप लिख लो, कोमास में लिखना, सेक्शन 2I ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेक्शन 2I ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील्स विद वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। इट डिफाइंस द वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एज, इट डिफाइंस द वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एज, लिखना मत, सुन लो एक बार, कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एन एग्रीमेंट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एन एग्रीमेंट which can be enforced by the option of one or more of the parties but not at the option of other parties thereto। मैं एक बार आपको लिखवा देता हूँ, आप लिख लो, फिर हम एक्सप्लेन करते हैं कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाई लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज thereto, कोमा, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर। यही है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अगर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की बात की जाए तो मैंने आपको डेफिनेशन तो बता ही दी कि एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज thereto बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। आपको समझ आ रहा होगा कि मैंने यहाँ लिखा कि बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर। देखो आपको बताता हूँ, मैं आपको ये एग्जाम्पल देख समझाता हूँ मैं क्या है ये। अगर मान लो ए बी दोनों कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ए कहता है बी को कि मेरी कार आप ले लो,
1,00,000 रुपये में मैं अपनी कार बेचना चाहता हूँ, बहुत सस्ती कार है और कार का जो मॉडल है वो 2014 मॉडल है। ए कहता है बी को कि मेरी कार परचेज कर लो, मेरी कार परचेज कर लो, कार परचेज कर लो एट ₹1,00,000 ओनली। ₹1,00,000 ओनली। और ये कहता है कि मेरी कार का जो मॉडल है वो 2014 है, नई कार है, ले लो आप, मुझे पैसों की ज़रूरत है। लेकिन होता क्या है कि एक ही कार का जो मॉडल है वो पहली बात तो 2012 होता है, 2014 नहीं होता। और इस बात का ए को पता भी होता है कि मेरी कार का मॉडल ही 2012 है, मैं तो उसको ठग रहा हूँ, इसके साथ झूठ बोल रहा हूँ, फ्रॉड करने जा रहा हूँ। और साथ ही साथ ए कहता है मेरी कार में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एक ही कार में प्रॉब्लम बहुत होती है। क्या प्रॉब्लम होती है? एक ही कार की टाइमिंग बेल्ट में बहुत खराबी होती है जो बार बार ख़राब हो जाती है। और ए को पता है कि जब बी लेगा तो बी के पास जाकर भी कार की टाइमिंग बेल्ट ख़राब होगी, बार बार होगी। हुआ क्या, ए ने इतना ऑफ़र किया कि मैं 1,00,000 रुपये लूँगा, बस 2014 मॉडल है, बिल्कुल नई कार है, एक खराबी नहीं है। और बी को अच्छी लगी, बी ने भी यस कर दी, एक्सेप्टेंस दे दी, एग्रीमेंट बन गया। पर इस केस में आपने एक बात नोटिस की कि जो बी की कंसेंट थी कार लेने के लिए 1,00,000 रुपये में, वो कंसेंट फ्रॉड से ली गई, झूठ बोल कर ली गई। तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैसे तो वैलिड है, जब बन गया तो वैलिड है, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट को जब चाहे तब बी ख़त्म कर सकता है, जीरो करवा सकता है। बी चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकता है, शून्य करवा सकता है, वॉइड करवा सकता है। और बी चाहे तो इसको वैलिड रख सकता है। वैलिड कैसे कि अब बी के पास कार आ गई है, उसने 1,00,000 रुपया ए को दे दिया है, चाहे कार में प्रॉब्लम आए, टाइमिंग बेल्ट खराब हो, बी कुछ नहीं बोलेगा, बी सोचेगा चलने दे यार, अब ले तो ली है, ठीक करवा लेंगे। अगर बी ने कुछ नहीं बोला तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बन जाएगा। अगर बी ने कोर्ट में केस कर दिया तो कोर्ट में जाके वो उसको वाइड भी डिक्लेयर करवा सकता है कॉन्ट्रैक्ट को, अर्थात जीरो, अर्थात वो दोबारा से इससे पैसे ले सकता है, कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म करवा सकता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब डेफिनेशन में देखो क्या लिखा हुआ था कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एन एग्रीमेंट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एन एग्रीमेंट विच कैन बी एनफोर्स्ड एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टीज देयर टू। मतलब बोलने का ये हुआ कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कि किसी एक पार्टी के बोलने पे एनफोर्स करवाए जा सकते हैं, वैलिड डिक्लेयर किए जा सकते हैं, पर दूसरी पार्टी के बोलने पे नहीं करवाए जा सकते। इस पार्टी के बोलने पे नहीं करवाया हो सकता है कि कार लेने वाले दो बंदे हों, ए सी डी, सॉरी कार परचेज ₹8,000, ए ने ऑफर किया था ना, तो बी कार लेने वाला था। हो सकता है कार लेने वाले 3-4 बंदे हो, बी सी डी, तीन बंदे, मतलब 3 पार्टीज, 3 बंदों ने मिलकर पैसे दिए हों, तो इन तीनों में से कोई भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करवा सकती है, पर ये कुछ नहीं कर सकता। इसने तो क्या करना, सिर्फ ये पार्टी, ये बड़ी, ये तीन पार्टी 4 पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को चाहे तो रिमेन वैलिड शो कर सकती हैं, या इनमें से कोई एक पार्टी चाहे तो वॉइड भी करवा सकती है। मतलब ये हुआ कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि होता तो वैलिड ही है जब बना था, बट लेटर ऑन बिकॉज ऑफ सम रीज़न, जब दूसरी पार्टी को लगता है पता मेरे साथ गलत हुआ है, मेरी कंसर्न जो है वो धोखे से ली गई थी, या मिस रिप्रेजेंटेशन से ली गई थी, या फ्रॉड से ली गई थी, या कोर्जन से ली गई थी, तो वो चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकता है, जीरो करवा सकता है। मतलब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड्स बोथ टर्म, इट कैन बी वैलिड और इट कैन बी मेड इनवैलिड, void later on by the parties with whom fraud was committed, misrepresentation was committed, or undue, whose consent was taken by undue influence, by coercion। देखो मैंने 4 वर्ड बोले, coercion, undue influence, misrepresentation और fraud। इन चारों वर्ड का मीनिंग मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, टेंशन मत लो। सेक्शन 15 बात करता है कोर्जन की, 16 बात करता है अनड्यू इन्फ्लुएंस की, सेक्शन 17 बात करता है फ्रॉड की, और 18 बात करता है मिस रिप्रेजेंटेशन की। कौन से सेक्शन? सेक्शन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट
1872 के। ये हुआ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में एक लाइन पक्का लिख लो कि द वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट ए नल्टी। द वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट ए नल्टी, NULLITY। द वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट ए नल्टी फ्रॉम द बिगिनिंग। आगे लिखो इट इज वैलिड एंड बाइंडिंग, एंड आफ्टर इट इज रेपुडिएटेड इट बिकम्स void contract. It is valid and binding, but as soon as it is repudiated, repudiated means खत्म किया जाता है, REPUDIATED, repudiated मतलब खत्म किया जाता है, it becomes void। तो क्या लिखो आप, the voidable contract is not a nullity from the beginning, but it is valid and binding contract, and as soon as it is repudiated it becomes void contract। तो आपका voidable contract हो गया। तो voidable contract का मतलब क्या हुआ? voidable contract means a contract which can either be made valid or which can be declared void by the parties of the contract with whom wrong was committed by the other party। चाहे वो फ्रॉड भी हो सकता है, उसकी कंसेंट फ्रॉड से ली गई हो, चाहे उसकी कंसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन से ली गई हो। जब हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे इन बातों को तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। अब लास्ट जो बचा वो बचा वॉइड एग्रीमेंट। तो वॉइड एग्रीमेंट कोई टफ नहीं है, बिल्कुल ईजी है वॉइड एग्रीमेंट, उसमें कुछ लिखने वाला भी नहीं है। तो वॉइड एग्रीमेंट सेक्शन 2G ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिफाइंस द टर्म वॉइड एग्रीमेंट। सेक्शन 2G इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का वॉइड एग्रीमेंट को डिफाइन करता है। कैसे करता है कि वॉइड एग्रीमेंट मीन्स एन एग्रीमेंट विच इज़ नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा एनफोर्स ही नहीं करवाया जा सकता उनको वॉइड एग्रीमेंट कहा जाता है, जो कि वॉइड होते हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। इनको वॉइड एब इनिशियो बोला जाता है। वॉइड एग्रीमेंट इज आल्सो कॉल्ड वॉइड एब इनिशियो, अर्थात वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जब से बने थे तभी से जीरो हैं वो। अगर मैंने वॉइड कॉन्ट्रैक्ट आपको पढ़ाया था वो आपको याद होगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जब से बने थे तब से जीरो नहीं थे, तब से शून्य नहीं थे, तब से वॉइड नहीं थे। वो तो बाद में कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस हो गई जब वो वॉइड करने पड़े, पहले वो वैलिड थे। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया होटल वाला, आग लग गई, आपने सुना होगा इस वीडियो में। अब मैं बात कर रहा हूँ वॉइड एग्रीमेंट की, तो ये बिल्कुल बिगिनिंग से ही जीरो होते हैं, क्योंकि यहाँ वॉइड एग्रीमेंट ही हो गया है। वहाँ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट था, मतलब कि एग्रीमेंट वैलिड था, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। बाद में क्या हुआ, किसी कारणवश वो एनफोर्स नहीं करवाया जा सकता था तो वो वॉइड करना पड़ा, तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बना। लेकिन यहाँ पे वॉइड एग्रीमेंट है, शुरू से ही वॉइड है। जो वॉइड एग्रीमेंट मीन्स एन एग्रीमेंट विच इज़ नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, एंड वॉइड एग्रीमेंट ऑलवेज वॉइड एब इनिशियो, अर्थात वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जीरो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जब से बने थे तब से जीरो। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ वॉइड एग्रीमेंट का। तो सेक्शन 26 है, सेक्शन 26 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। वो बात करता है कि ऐसे एग्रीमेंट जो किसी की मैरिज को रेस्ट्रेंट करते हों। मान लो ए और बी कोई एग्रीमेंट बना लेते हैं, जिसमें ए बी को कहता है कि तू किसी के साथ मैरिज नहीं करेगा, या बी ए को कहता है कि तू किसी के साथ मैरिज नहीं करेगा, तो ऐसे एग्रीमेंट वॉइड हैं, इनको कभी भी एनफोर्स नहीं किया जा सकता, लॉ की नज़र में जीरो हैं, इनकी कोई वैलिडिटी नहीं है। वैसे ही सेक्शन 27, 28, 29, 30 ये सारे के सारे वॉइड एग्रीमेंट्स हैं, अर्थात वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जीरो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। इनकी कोई वैलिडिटी थी ही नहीं कभी, इनकी शून्य वैलिडिटी है। इनको हम डिटेल में सेक्शन 26, 28, 30, 27, 28 डिटेल में पढ़ेंगे, फिर आपको और ज़्यादा समझ आ जाएगा। फिर बस आप इतना समझ लो वॉइड एग्रीमेंट होते क्या हैं। जैसे सेक्शन 27 जो है ना, ये बात करता है एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। अगर मान लो ए और बी दो व्यक्ति हैं, वो ऐसा एग्रीमेंट कर लेते हैं जिस एग्रीमेंट के अंडर मान लो ए जो है उसको बोला जाता है कि मैं तेरे को 10 लाख रुपए दूंगा पर तू अपना कोई बिजनेस नहीं करेगा, तो ऐसे एग्रीमेंट वॉइड होंगे।
चाहे 10 लाख रुपये उसने ले लिया हो, कोर्ट ऐसे एग्रीमेंट को एनफोर्स ही नहीं करेगा। इन एग्रीमेंट को जीरो माना जाता है, वॉइड माना जाता है। तो इसी के साथ मेरे दोस्तों आज की वीडियो समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई होगी। मैंने आपको लिखवाया भी है, आपने लिखा हो, मैं आशा करता हूँ आपको मैंने नोट भी करवाया है। और मिलते हैं किसी नई वीडियो में। थैंक यू।